हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने लगातार आप लोगों के लिए एमपीपीएससी मेंस की तैयारी के संबंध में उपयोगी वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें निबंध लेखन के संबंध में, सिनॉप्सिस बनाने के संबंध में, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स को बेहतर तरीके से लिखने के संबंध में वीडियो जारी किए गए हैं, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि 11 मार्कर्स को हम कैसे बेहतर तरीके से लिखें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। देखिए, 11 मार्कर्स जो होते हैं वो 5 मार्कर्स की तरह ही ज़्यादा इनपुट में कम आउटपुट देने वाले होते हैं। यानी इनमें अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 11 मार्क्स के जो आंसर होते हैं उसमें 5 से 6 नंबर एवरेज मिलते हैं। इससे ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, उसके तरीके मैं आज बताने वाला हूं। एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 11 मार्क्स के जो आंसर हैं उनको 200 शब्द में हमें लिखना होता है। इसके लिए आपको जो कॉपी दी जाती है उसमें 2 पेज दिए जाते हैं। 2 पेज में उसको लिखना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 190 से 210 यानी 190 से 210 शब्द तक जो है हम लिख सकते हैं। तो मिनिमम 190 और अधिकतम 210 शब्द तक हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका तरीका है। अब मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 11 मार्क्स के लिए क्या क्या हमें टिप्स अपनानी चाहिए जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो जैसा कि मैंने 5 मार्कर्स में बताया था, लिखने का क्रम बताया था उसमें, तो वही यहाँ पर क्रम मैं बता रहा हूँ। 11 मार्कर्स को जो है 3 मार्कर्स के बाद आप लोगों को लिखना है। नीचे इसका क्रम दिया हुआ है। तो इसमें 3 मार्कर्स को सबसे पहले लिखना है, इसके बाद 11 मार्कर्स लिखना है और सबसे बाद में हमें 5 मार्कर्स लिखना है। तो ये क्रम इसमें होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे 11 मार्कर्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उन्हें उन 5 मार्कर्स के बाद लिखें जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपको 2 11 मार्कर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको उनको 5 मार्कर्स के बाद लिखना है। ऐसे 5 मार्कर्स जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। सबसे अंत में आपको 11 मार्कर्स लिखना है, वो 11 मार्कर्स जो आपको कम आ रहे हैं या जिनके बारे में जानकारी आपकी बहुत सीमित है। तो बाद में उनको लिख के आ जाना है। जिस तरीके से आप लिखें, जितना आपको मैटर उनके बारे में पता हो, तो वो आप जो है लिख करके लास्ट में आ जाएं और अपना पेपर कंप्लीट कर दें। 11 मार्कर्स में अगर अथवा दिया हुआ है तो आपको जो है क्वेश्चन की हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी रहता है ना। नॉर्मली क्या है, जो 2020 का मेंस हुआ था उसमें पहले 2 पेपर में 11 मार्कर्स में अथवा दिए हुए थे, 3rd पेपर में अथवा नहीं दिए हुए थे। उसमें 5 ही क्वेश्चन थे, 5 करना थे। तो जहां पर अथवा में दिए हैं 11 मार्कर्स, वहां पर आपको हेडिंग लिखना क्वेश्चन की जरूरी है। अगर अथवा नहीं दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, तो आपको फिर हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में हेडिंग आपको नहीं देना है, क्योंकि वहां पर अथवा नहीं रहता है। ठीक है, ये इसके बाद आगे है 11 मार्कर्स जो होते हैं, उनके जो आंसर होते हैं वो 3 हिस्सों में बांट करके हमें लिखना होते हैं। 3 हिस्सों में ये
बटे होते हैं। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना होती है, फिर उसका मुख्य भाग होता है और फिर निष्कर्ष होता है। इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है। प्रस्तावना आपको 40 वर्ड्स में लिखना है, निष्कर्ष जो है 30 वर्ड्स में लिखना है और 130 वर्ड्स में आपको उसका मुख्य भाग जो पूछा गया है वो लिखना है। मुख्य भाग के अंतर्गत क्या आएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होता है, प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से होता है। गुण दोष हो सकते हैं, लक्षण विशेषताएं हो सकती हैं, समीक्षा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, आलोचनात्मक परीक्षण है, वर्णन है, विश्लेषण है। तो ये जो है इसमें प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से मुख्य भाग में होता है। तो जो उसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अभी हम आगे इन पर चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह से हमें लिखना होता है। वर्णन में क्या लिखना है, विश्लेषण में क्या लिखना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है तो उसमें क्या लिखना है, ये सारी चर्चा अब आगे हमें अभी करना है। 11 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उनमें प्रस्तावना लिखना बहुत जरूरी होता है और वो प्रस्तावना 3-4 लाइन से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 5 मार्कर्स में बताया तो वहाँ भी प्रस्तावना लिखना है, लेकिन वहाँ पर प्रस्तावना 1 या 2 लाइन की होना चाहिए। 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना थोड़ा सा ज़्यादा हम लिख सकते हैं, 3 से 4 लाइन की प्रस्तावना। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में निष्कर्ष भी लिखना है, यानी कंक्लूजन भी लिखना है, लेकिन कंक्लूजन कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। इनकी हेडिंग नहीं लिखना है ना, कभी भी प्रस्तावना तथा निष्कर्ष की हेडिंग नहीं लिखी जाती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। उसका रीजन ये होता है कि पहला पैरा जो होता है प्रस्तावना का होता है और आखिरी जो पैरा होता है निष्कर्ष का होता है। तो आपको फिर वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबको पता है, आप लिख करके समय बर्बाद करेंगे, है ना। हालांकि लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे इसके, लेकिन लिखना व्यर्थ है, समय बर्बाद करना होता है, इसलिए वो चीज़ नहीं लिखी जाती है। प्रस्तावना निष्कर्ष में क्या लिखना है ये मैंने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है। निबंध के वहाँ पर मैंने बताया था डिटेल में कि प्रस्तावना जो होती है उसमें आउटलाइन होती है, प्रश्न की आउटलाइन होती है, फ्रेमवर्क होता है, एक तरीके से पिक्चर का ट्रेलर होती है। यानी जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन की झलक पता चल जाती है, ये पता चल जाता है जो आगे मुख्य भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पता हमें प्रस्तावना पढ़ने से ही लग जाता है। निष्कर्ष जो होता है उसमें भविष्य की प्लानिंग होती है, कुछ नवाचार, कुछ नई चीज़ें उसमें दी जाती हैं और कुछ सुझाव हम अपने तरीके से दे सकते हैं। प्रस्तावना और निष्कर्ष ये मौलिक होना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य भाग होता है वो लगभग कॉमन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज उसमें हो सकता है, नए एग्जाम्पल हम वहाँ पर दे सकते हैं, नए डेटा दे सकते हैं बस। तो मौलिकता प्रस्तावना निष्कर्ष में होती है और इसी के बेस पर नंबर ज़्यादा हम ला सकते हैं। निष्कर्ष जो होता है वो सकारात्मक होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से जो है इनको लिखना है। आगे इसके बाद आता है प्रस्तावना हो गई। इसके बाद फिर बच्चे ज़्यादा लिखते हैं कि इसकी विशेषताएं, लक्षण, गुण, दोष निम्नलिखित हैं। इस तरह के सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन आपको ऐसे बर्बाद नहीं करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। सीधे जो है आपको हेडिंग लिखना है और स्टार्ट कर देना है ना। क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार जो है आंसर में हेडिंग लिखें तथा उसको अंडरलाइन करना है ना। 5 मार्कर्स में हेडिंग नहीं लिखना है, 11 मार्कर्स में आपको हेडिंग लिख करके उसको अंडरलाइन करना है। उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन छोटा करना होता है हेडिंग का, और पॉइंट और हेडिंग ज़्यादा लिखना है। डिस्क्रिप्शन अगर छोटा होगा तो हम ज़्यादा हेडिंग लिख पाएंगे, ज़्यादा पॉइंट आ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आप बड़ा लिखते हैं तो पॉइंट हेडिंग कम आ पाएंगे, जिससे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी जो है कोई मेन वर्ड आता है तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, जैसे मैंने 5 मार्कर्स में भी बताया था। ठीक है, 11 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें 8 से 10 हेडिंग होनी चाहिए, है ना।
कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि 6 हेडिंग लिख दी और 2 अन्य करके केवल पॉइंट लिख दिए, अन्य और पॉइंट लिख दिए, उनको डिस्क्राइब नहीं किया। तो इस तरीके से 8 हेडिंग तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। डिस्क्रिप्शन अगर आप छोटा लिखेंगे तो हेडिंग और ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतना छोटा भी नहीं करना है कि उसका कोई मीनिंग ना निकले, मीनिंग निकलना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखना है ना। तो इसके बाद आगे आता है प्रत्येक आंसर में कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आपको करना है। मैंने 5 मार्कर्स में भी यही बात बताई थी, लेकिन 11 मार्कर्स में ये बहुत ज़रूरी है। 5 मार्कर्स तो खैर वहाँ पे स्पेस कम रहता है, उसमें तो हर क्वेश्चन में हम क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते हैं, कुछ में कर सकते हैं, लेकिन 11 मार्कर्स जो होते हैं उनमें सभी में आपको जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, क्योंकि किसी में मैप बनता है, सभी में मैप नहीं बन सकता है। कहीं पर जो है चार्ट बनाते हैं, कहीं पर ग्राफ बनाया जाता है, कहीं पर पाई चार्ट बनता है, कहीं पर डायग्राम बनता है। तो ये सब प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। जैसे कोई स्थान हमें दर्शाना है तो वहाँ पर मैप हम बनाएंगे, एमपी का मैप, इंडिया का मैप। अगर कोई परसेंटेज अलग अलग हमें दर्शाना है, जैसे ऊर्जा में अलग अलग जो विद्युत हैं, ताप विद्युत है, जल विद्युत है ना, पवन ऊर्जा है, इनका योगदान दर्शाना है, तो हम इसके लिए पाई चार्ट बनाते हैं, है ना। ये 5 मार्कर्स में भी मैंने बताया हुआ है। अगर कोई वृद्धि दर्शाना है, प्रतिशत में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है, विकास दर में वृद्धि है, तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो है क्रिएटिव वर्क करना है, कहीं पर डायग्राम, कहीं पर चार्ट, कहीं पर पाई चार्ट, कहीं पर ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। इसके बाद आता है क्रिएटिव जो वर्क है उसको आपको बीचों बीच नहीं करना है, साइड में करना है, जिससे स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच सके। आप बीचों बीच अगर कर देंगे तो स्पेस पूरा चला जाएगा, फिर मैटर कम दिखेगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि इसने स्पेस भरने का प्रयास किया है, मैटर कम दिया है ना। तो स्पेस का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें जो है जो क्रिएटिव वर्क है, मैप, डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ आपको साइड में ही बनाना है, इस साइड बनाना है, इस साइड जो है आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क करना है। जो एमपीपीएससी द्वारा मॉडल कॉपी जारी की गई है उसी मॉडल कॉपी में सभी को प्रैक्टिस करना है। उसकी जो कॉपी दी गई है उसकी साइट पे अपलोड की गई है, एमपीपीएससी की साइट पे अपलोड है, तो उसको जो है आपको निकाल लेना है और उसी कॉपी में आपको जो है 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स की प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए इसमें मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है 11 मार्कर्स का, तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और क्रिएटिव वर्क आपको इधर करना है, इस तरफ ऐसे, है ना। कोई मैप बनाना है तो ऐसे मैप बना देंगे, ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर छोटा ग्राफ बनाना है, तो इस तरीके से आपको जो है ना। पाई चार्ट बनाना है तो इस तरह से पाई चार्ट बना देंगे, है ना। तो ये क्रिएटिव वर्क ऐसे आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद आगे आता है कोई भी डेटा लिखना है, आंकड़ा लिखना है, तो डेटा लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में सोर्स लिखना नहीं भूलें, उसका सोर्स जरूर लिखें। जैसे हम विकास दर का कोई डेटा लिखते हैं तो हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 लिख देते हैं, तो इस तरीके से जो है हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा प्रमाणिक लगता है ना। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि जो डाटा लिखा है ये प्रमाणिक है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज फैक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद लिखे जाते हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से भोजन होता है, नमक के बिना जो है उसमें टेस्ट नहीं आता है, उसी तरीके से जब हम कोई मैटर लिखते हैं तो उसमें डेटा के बिना जो है वो अधूरा है। अगर आप डेटा नहीं लिखते हैं
तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मार्किंग नहीं होगी, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है डेटा देना होता है। इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद लिखे जाते हैं, हिस्ट्री में डेट हैं, ईयर हैं, अर्थव्यवस्था में आंकड़े लिखे जाते हैं, रिपोर्ट बताई जाती है किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं, एमपीजीएस में नवीनतम आंकड़े दिए जाते हैं, भूगोल में आंकड़े रिपोर्ट जैसे वन रिपोर्ट है, राजनीतिक विचारक हैं तो उनकी पुस्तकें हैं, थीसिस वगैरह, उनकी ईयर वगैरह लिखे जाते हैं, और निबंध है तो उसमें नए उदाहरण, विचारकों के कथन और कविताएं लिखी जाती हैं। निबंध का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको निबंध के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो ये है इस तरीके से। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि 11 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या उनका टाइप होता है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप के 11 मार्कर्स पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे लिखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एक तो गुण दोष वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के गुण दोष लिखिए, है ना। इसी तरीके से महत्व और भूमिका संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह की भूमिका लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स होंगे वो हेडिंग दे करके उनको डिस्क्राइब करना होगा। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर भूमिका, महत्व, गुण दोष जो भी हैं वो हेडिंग लिख करके उनकी सब हेडिंग लिखेंगे, उनको डिस्क्राइब कर देंगे, लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये तरीका इनका रहेगा। इसके आगे है कार्य उपयोगिता पूछी जाती है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के कार्य हैं, उपलब्धियां जैसे नगरीय निकायों की उपलब्धियां, लक्षण विशेषताएं तो नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, इनको भी हेडिंग दे करके लिखना है। इसके आगे है व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। ये सारे लगभग सेम आंसर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन, ठीक है। तो इनको कैसे लिखना है, इसमें क्या आएगा, तो प्रश्न से संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन यहाँ पर हमें करना रहेगा, है ना। जो भी पहलू हैं उनका सभी का वर्णन करके इस तरह के आंसर्स को हमें लिखना होता है। व्याख्या, वर्णन, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए, है ना, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये है स्पष्टीकरण दीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। तो ये एक जैसे लगभग क्वेश्चन होते हैं। इनमें सभी में जो आंसर लिखा जाता है वो है इस तरह से, उसमें प्रश्न से संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है। इसके बाद आगे है विश्लेषण, जैसे विकास प्रशासन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें क्या करना होता है, विषय पर ऐसे तथ्यों का वर्णन करना जो प्रत्यक्ष उल्लिखित नहीं है, यानी उदाहरण देकर उनको स्पष्ट करना। जो क्लियर उसमें मेंशन नहीं है, छिपे हुए कुछ तथ्य हैं, उनको जो है उजागर उसके माध्यम से किया जाता है और उसमें कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाया जाता है। तो ये होता है विश्लेषण। इसके बाद आता है आगे समीक्षात्मक या आलोचनात्मक मूल्यांकन, है ना। समीक्षात्मक हो या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करना है, फिर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना है और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता बता करके आपको आंसर को एंड कर देना है। अगर समीक्षात्मक या आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उसमें आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू बताना है, फिर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना है, फिर उसकी प्रासंगिकता बता करके और उसको एंड करना है। एंड जो है पॉजिटिव तरीके से यानी सकारात्मक रूप में ही करना होता है हमेशा। इसके बाद आगे आता है परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन आता है परीक्षण कीजिए, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण में क्या होता है, पक्ष तथा विपक्ष का उल्लेख करते हुए पक्ष का इसमें समर्थन किया जाता है। विवेचना पूछा जाता है, जैसे भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इसमें सिर्फ सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का उल्लेख किया जाता है, विवेचना अगर करने के लिए पूछा जाता है। इसके आगे है
विचारक, किसी विचारक का कथन अगर पूछा गया है, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए पूछा गया है ना, जैसे महात्मा गांधी का कथन है या कोई अन्य कथन है, तो उसमें हमें उसको उदाहरण देकर कथन को समझाना है ना, एक्सप्लेन करना है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर पैराग्राफ लिखना होता है, जैसे मैंने 5 मार्कर्स में भी बताया था। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि 11 मार्कर्स के जो आंसर हैं कैसे लिखे जाने चाहिए। मैंने खुद अपने हाथ से उनको यहाँ पर लिख करके बताया हुआ है। ये है सेकेंड पेपर का पार्ट ए। इसके कुछ मॉडल क्वेश्चन हैं और उनके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिससे आपको पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है इस फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है और कितना मैटर आ सकता है। तो इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मध्य संरचनात्मक तथा व्यवहारात्मक दृष्टि से अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हेडिंग, जैसा मैंने बताया था कि हेडिंग लिखना है। अगर अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं तो हेडिंग लिखी हुई है, दोनों में अंतर। फिर मैंने आउटलाइन दी हुई है, प्रस्तावना, अंतर, निष्कर्ष, है ना। ये आउटलाइन देना जरूरी है। अगर आप वैसे नहीं देते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दे देते हैं तो अच्छी बात है। इससे जो है कॉपी चेक करने वाले को जो है पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने एक कोटेशन दिया हुआ है, प्राचीन ग्रीक कहावत है, ताकत के बिना न्याय दयनीय तथा न्याय के बिना ताकत बर्बर है। ये एक प्राचीन ग्रीक कहावत है। तो वो मैंने कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आंसर अच्छा हो सके, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। फिर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। भारत में प्रवर्तित एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी न्यायिक इकाइयां परस्पर संबद्ध हैं, जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय, फिर अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है 124, तथा उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय अवस्थित है। तो उच्च न्यायालय के यहाँ पर आप जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है तो यहाँ पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, अनुच्छेद 214, ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें मैंने ये सीक्वेंस दिया हुआ है न्यायिक व्यवस्था का। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। फिर ये अंतर इस तरीके से बताया हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने अंतर के 3 तरीके बताए थे, उसमें सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये इसमें मैंने बताया हुआ है। अंतर इसमें 2 तरीके से लिखना है, संरचनात्मक तथा व्यवहारात्मक। तो पहले संरचनात्मक के पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर व्यवहारात्मक के पॉइंट लिखे हुए हैं। संरचनात्मक पॉइंट के अंतर्गत मुख्य पीठ और खंडपीठ ये पॉइंट है, इसको लेकर के दोनों में अंतर बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पीठ तो होती है, नई दिल्ली है, लेकिन कोई खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की नहीं। जबकि हाई कोर्ट जो होते हैं उनकी मुख्य पीठ भी होती है और खंडपीठें भी होती हैं, है ना, आपको पता ही है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में संसद अधिनियम द्वारा निर्धारण करती है, जबकि हाई कोर्ट में राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। फिर शपथ के बारे में है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और हाई कोर्ट में राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। फिर आयु, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, सुप्रीम कोर्ट में होती है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट में होती है 62 ईयर्स, पता ही है आपको। वकालत पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्ति के बाद वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, यानी वकालत पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कुछ छूट रहती है ना, जैसे सर्वोच्च न्यायालय तथा किसी अन्य उच्च न्यायालय को छोड़कर
शेष जो न्यायालय हैं वहाँ पर वकालत नहीं कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद। इसके अलावा अन्य जो न्यायालय हैं वहाँ पर वकालत नहीं कर सकते हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इसके आगे है वेतन, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका वेतन केंद्र की संचित निधि पर भारत व्यय के अंतर्गत आता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए संरचनात्मक के आधार पर अंतर। अब आगे है व्यवहारात्मक तरीके से अंतर, यहाँ पर लिखे हुए हैं। 7वां पॉइंट है ऋण क्षेत्राधिकार। ऋण क्षेत्राधिकार के संबंध में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही 5 ऋण जारी करने का अधिकार दिया गया है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य मामलों में भी यही 5 ऋण जारी करने का अधिकार दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही ये 5 ऋण जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट को अन्य मामलों में भी ये 5 ऋण जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ऋण जारी करने के मामले में ज़्यादा व्यापक है। इसके बाद निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार, इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ पेटिशन। आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय पर वो स्वयं पुनर्विचार कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को इस तरह का अधिकार नहीं दिया गया है पुनर्विचार करने का। इसको रिव्यू ऑफ पेटिशन भी कहते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसके लिए न्यायिक समीक्षा लिखा मिलता है। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना ये है रिव्यू ऑफ पेटिशन। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू है, ये इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उसका ये अंतिम अधिकार होता है, क्योंकि उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं होती है। जबकि हाई कोर्ट का ये अंतिम अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा जो निर्णय सुनाए जाते हैं उनके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। फिर जांच का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ आयोगों के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनके खिलाफ जो कदाचार असमर्थता के आरोप लगे होते हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसमें यूपीएससी है, स्टेट पीएससी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, केंद्रीय सूचना आयोग हैं, राज्य सूचना आयोग हैं। इनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं, इन पर जो भी आरोप लगते हैं कदाचार असमर्थता के, उनकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। ये आर्टिकल 145 के तहत ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट को इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। परामर्शी अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है। ये आर्टिकल 143 के तहत है, जबकि हाई कोर्ट को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है ना। तो इस तरीके से ये अंतर हो गए। इसके बाद इसमें आगे कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है संक्षेप में। उपरोक्त असमानताओं के बावजूद दोनों ही न्याय के सजग प्रहरी हैं, जो विधायिका द्वारा पारित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा संचालित कार्यकलापों की वैधता को सुनिश्चित कर अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन, उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने लिखा है, वो क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। हेडिंग महात्मा गांधी लिखिए और इसका फिर आउटलाइन इसके दिए हुए हैं, प्रस्तावना, विचार, प्रभाव, निष्कर्ष, ये जो है मैंने यहाँ पर पहले मेंशन किया हुआ है। फिर इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट है। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अभ्युदय एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान संभव नहीं है। ये एक अच्छा सेंटेंस है। महात्मा गांधी का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए विचारों तथा उनके सत्य, अहिंसा व शांति के संदेश ने भारतीय समाज को अत्यधिक प्रभावित किया है। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन है।
मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि हमें प्रस्तावना में आगे जो मैटर लिखा है उसकी झलक बतानी है, तो वो मैंने बताई है। फिर हमें क्या करना है, सामाजिक विचार, उसके प्रभाव, आर्थिक विचार, उसके प्रभाव, राजनीतिक विचार, उसके प्रभाव, इस तरह से लिखना। तो पहले सामाजिक विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं। सामाजिक विचार में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी ने क्या कहा है, तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गांधी जी ने। उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था मानव निर्मित ना होकर ईश्वरीकृत है, यानी ईश्वर द्वारा निर्मित है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन गांधी जी ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता का समर्थन कभी नहीं किया, उसका विरोध किया है। तो ये वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार है। पंचव्रत, पंचव्रत के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। सत्य है, अहिंसा, अपरिग्रह यानी धन संचय नहीं करना, अस्तेय चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 तत्व जो है पंचव्रत कहे जाते हैं। और इसमें अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल उन्होंने दिया है। उनके अनुसार अहिंसा समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु एकमात्र उपाय है, ये उन्होंने बताया है। फिर इसका प्रभाव, वर्तमान भारतीय समाज में बदले स्वरूप में वर्ण व्यवस्था अभी भी प्रचलित है, इसका प्रभाव। जबकि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 तथा इसके अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का प्रावधान किया गया है। अहिंसा का पालन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया है। इसी के तहत सतत विकास की अवधारणा विकसित हुई है। सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समुचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया जाए, जिससे ये संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके, वो भी इनका यूज कर सके, जिससे विकास की प्रक्रिया सतत जारी रह सके। इसको कहते हैं सतत विकास, या इसी को कहते हैं धारणीय विकास, इसी को कहते हैं पोषणीय विकास, इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके विकास की अवधारणा अभी जन्मी है। आर्थिक विचार, आर्थिक विचार के अंतर्गत सर्वोदय की धारणा उन्होंने दी है। सर्वोदय की धारणा गांधी जी का आर्थिक दर्शन है, जिसका अर्थ है सबका उदय तथा उन्नति, है ना। गांधी जी ने यह धारणा रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की है। यह धारणा सर्वभौम सुखना तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित, सभी सुखी हों, सभी का हित हो, इस पर आधारित है सर्वोदय की धारणा। इसके बाद ट्रस्टी सबका सिद्धांत उन्होंने दिया है। यह सिद्धांत उनका आर्थिक सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति है उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, अतिरिक्त संपत्ति का व्यय समाज कल्याण में करना चाहिए, यानी उसको दान में देना चाहिए। कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल उन्होंने दिया है। गांधी जी ने ग्रामीण जनों के रोजगार के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। तो इनका प्रभाव क्या पड़ा है समाज पर, तो सर्वोदय की धारणा से समावेशी विकास की अवधारणा को उदय हुआ है। समावेशी के विकास का मतलब होता है सबका विकास, समग्र विकास, है ना। सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का विकास समावेशी विकास है। मैंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि ऐसा विकास जिसमें विकास रूपी गंगा में सभी लोग डुबकी लगाएं, विकास रूपी गंगा की धारा सभी ओर प्रवाहित हो, उसको हम कहते हैं समावेशी विकास। ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रेरणा से लोगों में दूसरों की सहायता तथा दानशीलता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। संविधान के अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये इसके प्रभाव हैं। राजनीतिक विचार, गांधी जी ने राज्य विहीन समाज की अवधारणा पर बल दिया है। गांधी जी राज्य के अस्तित्व का निषेध करते हैं। वे मानते हैं कि राज्य हिंसा के सहारे टिका होता है, इसलिए राज्य का कोई उपयोग नहीं है, यानी राज्य औचित्यहीन है। गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए विकेंद्रीकरण पर बल दिया। प्रभाव क्या है, राज्यहीन समाज के आधार पर सुशासन की अवधारणा का जन्म हुआ। इसी को हम कहते हैं राम राज की कल्पना, गुड गवर्नेंस, राम राज की कल्पना का जो विचार अभी चल रहा है वो कहीं न कहीं राज्यहीन समाज से जुड़ा हुआ है। विकेंद्रीकरण पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण विकास के लिए बहुत उपयोगी है। आज पंचायती राज जो व्यवस्था है वो ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रही है। अब इसमें मैंने कंक्लूजन लिखा है। एक्चुअली इसमें स्पेस थोड़ा कम हो गया है, इसमें 2 लाइन और आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। इस पर गांधी जी के विचारों से
भारत में सामाजिक समृद्धि, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुचिता का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब तीनों को एक साथ मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दिया है। थोड़ा सा और इसमें हम लिख सकते थे, लेकिन ये इतना इसमें मैंने लिखा है। इसके आगे अगला है नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। तो इसमें हेडिंग है नवीन लोक प्रशासन, फिर उसमें मैंने आउटलाइन लिखी है, प्रस्तावना, अर्थ, विशेषताएं और निष्कर्ष, इस तरह से लिखा। फिर इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा है। 1960 के दशक में विशेषकर अमेरिका में उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के निराकरण में परंपरागत लोक प्रशासन की अक्षमता के कारण नवीन लोक प्रशासन, इसमें मैंने ना लोप्रा लिख दिया है शॉर्ट में, ऐसा लिख सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। तो नवीन लोक प्रशासन नामक नई अवधारणा का उदय हुआ। इसके जनक ड्वाइट बाल्डो कहे जाते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर अर्थ, तत्कालीन समस्याओं के निराकरण हेतु लोक प्रशासन में सम्मिलित नवीन तत्वों जैसे विकेंद्रीकरण, प्रतिबद्धता, परिवर्तन आदि से युक्त प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। ये इसका अर्थ हो गया। फिर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें परंपरागत लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन दोनों को एक साथ इसमें बताया गया है। इसमें दोनों की तुलना भी हो रही है। ये पता चल रहा है कि परंपरागत लोक प्रशासन के किस तत्व के स्थान पर नवीन लोक प्रशासन में कौन सा तत्व आया है, पहले क्या था, अभी क्या आ गया वर्तमान में। और इसमें समय भी मैंने लिखा है 1960 का दशक, यानी अगर एग्जैक्ट समय कहें तो 1968 है, लेकिन यहाँ पर मैंने दशक लिखा हुआ है। तो परंपरागत लोक प्रशासन में केंद्रीकरण था, अभी विकेंद्रीकरण आ गया। पहले तटस्थता था, अब प्रतिबद्धता आ गई। यथास्थितिवाद, परिवर्तनशीलता, मूल निरपेक्षता पहले थी, अभी आ गई मूल सापेक्षता। तो इस तरीके से जो है ये डायग्राम के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया है, दोनों का कंपैरिजन किया है। अब नवीन लोक प्रशासन का विकास संक्षेप में बताया हुआ है, पूछा नहीं गया है, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर हमने बताया है। हनी प्रतिवेदन 1967 का है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन ये भी 1967 का है, प्रथम मनोर सम्मेलन 1968, फ्रैंक मरीनी तथा ड्वाइट बाल्डो के प्रकाशन 1971 के। इनके जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, उसकी जरूरत नहीं है। द्वितीय मिन्नोबर्ग सम्मेलन 1988, तृतीय मनोर सम्मेलन ये है 2008। मिन्नोबर्ग सम्मेलन जो है 20-20 साल के अंतराल से हो रहे हैं। पहला हुआ था 1968, फिर दूसरा हुआ 1988, तीसरा 2008। फिर मेन जो इसमें है वो है विशेषताएं, जिनको आपको हाईलाइट करना है, लिखना है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, है ना, संवेदनशील होना या शीलता। जैसे बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है प्रशासन द्वारा। तो ये जो है कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का उदाहरण है। तो ये आपको यहाँ पर उदाहरण लिख देना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है ऐसा करती हैं। यहाँ पर मैंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इंग्लिश में लिख दिया है, तो इतना लिख सकते हैं। वैसे एनडीआरएफ आप हिंदी में लिखें तो ज़्यादा सही है। पशुपालन की धारणा को अतार्किक इसमें माना गया है। इसके स्थान पर साहसिक सरकार की अवधारणा को अपनाने पर बल दिया गया है ना। यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना है, ये विषय नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इतना मटेरियल कैसे आएगा, क्या क्या मटेरियल आपको लिखना है ना। तो तीसरा इसमें है मैक्स वीवर की नौकरशाही प्रतिपादन की चुनौती तथा प्रबंधवाद को मानता। अगला है नियोजन पर बल देना तथा पीपीबी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग को परिवर्तन का मुख्य यंत्र मानना। यांत्रिक दृष्टिकोण के स्थान पर मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना। राजनीति प्रशासन संभाव को मानता, पहले द्वैत भाव को मानता थी, इसमें संभाव यानी दोनों को एक मान लिया गया। लोक सहभागिता पर बल देना, मूल्यों पर आधारित है, जनता के हितों का ध्यान रखने वाला है। फिर यहाँ पर मैंने लक्ष्य लिखे हुए हैं, एनपीए के लक्ष्य लिखे हुए हैं। चूंकि अवधारणा पूछी गई है तो अवधारणा में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो 4 लक्ष्य हैं, ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। 4 लक्ष्य हैं प्रासंगिकता, मूल, परिवर्तन, सामाजिक, समता। अगर आपको 3 नंबर में पूछता है तो केवल ये नाम लिखना है। अगर यही 5 नंबर में पूछता है तो इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा और एनपीए की डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगी पहले पैरा में। तो ये 5 नंबर के हिसाब से लक्ष्य का क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने पर बल देना।
समस्या समाधान के लिए साझा प्रयासों तथा तुलनात्मक अध्ययन पर बल देना, एकात्मक संगठन के स्थान पर बहुसंगठनात्मक धारणा को अपनाना, लोक सहभागिता पर बल देना जैसे PPP मॉडल, विकेंद्रीकरण को अपनाने पर बल देना जैसे पंचायती राज व्यवस्था। तो ये जो है 13 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद इसका कंक्लूजन है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसकी आलोचना लिखी है और फिर आगे पॉजिटिव चीज लिखी है। यद्यपि नवीन लोक प्रशासन को विज्ञान तथा तकनीकी विरोधी एवं इस पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, तथापि इसका लोक प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने तथा इसमें नए विचारों को समावेशित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इस तरीके से आंसर पूरा हो जाता है और ये सारे जो क्वेश्चन लिख करके आप लोगों को बताए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से आज का सेशन ये कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं कुछ नए वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।